हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आपके लिए हम लेके आए हैं A1 नर्सिंग एकेडमी रोहतक की तरफ से MNS के लिए स्पेशल बैच। ठीक है बेटा, देखिए आपके MNS के अंडर में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंडर में आपके पास होनी चाहिए 12th विद मेडिकल साइंस। ओके बच्चों, अब बेटा जी इसमें गर्ल्स आर नेसेसरी। ओके, अब बच्चा इसके लिए देखो, इसमें मैं आपको डायरेक्टली ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी डिटेल्स बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को बेटा डिटेल्स नहीं पता। 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आएंगे। ओके बच्चा, एंड इन्हीं 150 क्वेश्चंस में से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, 3 सेक्शंस के अंदर ये डिवाइडेड होते हैं। 50 फ्रॉम योर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, यहां पे आपके 50 साइंस एंड दैट इज 50 इज योर इंग्लिश। ओके बेटा, अब बच्चों इसके अंदर देखो, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा नेसेसरी पार्ट है दैट इज और साइंस। ठीक है बच्चा, क्योंकि बेटा साइंस में एक भी मार्क कटने का मतलब ये होता है कि आप कंपटीशन में बहुत सारी रैंक पीछे जा रहे हो। ठीक है, साइंस आपका मेन सब्जेक्ट है और उसके अंदर बेटा एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए आपका। ठीक है, ये आपका है और आपके 50 में से 50 मार्क्स से ही आने चाहिए। ठीक है, इसी के लिए बेटा आपको कंप्लीट कोर्स की ज्वाइन करने की जरूरत होती है। ओके, सो इन साइंस के, अब बेटा जी यहां पे कोई साइंस में फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। वो ये कभी नहीं कहता कि भाई कितने की बायो आएगी, कितने की केमिस्ट्री आएगी, कितने की फिजिक्स आएगी। लेकिन जनरली हमने जब भी पेपर देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि 35 क्वेश्चंस के अबाउट, नियर अबाउट 35 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं। ओके, और उसके बाद बेटा बाकी के 15 क्वेश्चंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं। ओके, बाकी के आपके क्वेश्चंस में यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आ जाएंगे, यहां पे आपकी बायोलॉजी नेसेसरी है। ठीक है, अब बेटा जी अगर हम बात करें बायोलॉजी की, ठीक है, ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की, देन इसमें बेटा जी आपकी कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, दैट इज साइटोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड वन मोर इज इकोलॉजी। देखिए बेटा जी, आप लोग सबसे ज्यादा, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजी को हम लोग सबसे इजी लेके चलते हैं। लेकिन बेटा एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस कभी भी इतने ज्यादा इजी नहीं होते। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस में हमेशा लैंग्वेज के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। सो रिमेंबर वन थिंग बेटा जी, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, सो बच्चा रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास इकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो वहां पे इकोलॉजी में आपको सिंपली क्वेश्चन का आंसर देना होता है। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इकोलॉजी से आएगा तो भी 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे। बट बेटा जी यहां पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी इकोलॉजी में पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन, अब ये बेटा जी ये आपकी कौन सी यूनिट्स है, 12th क्लास से, और ये आपकी किसकी यूनिट है, 11th क्लास की। बट बेटा जी इनसे भी आपकी 35 की बायोलॉजी में से नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, इनमें से भी 30 क्वेश्चंस ही आएंगे। अगर आपको कंप्लीटली 35 क्वेश्चंस चाहिए देन रिमेंबर वन थिंग, आपको कंप्लीट कोर्स लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, एंड कहीं से भी इस टाइप के कोर्सेज को कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, सो आपको ये कोर्स मिलेगा बेटा A1 नर्सिंग एकेडमी।
ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले स्टोर से अपनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 नर्सिंग एकेडमी। ठीक है बेटा, रिमेंबर वन थिंग, आपके लिए बेटा जी ये कोर्स काफी हद तक बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा। जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, इसमें स्पेसिफाइड आपको हर टॉपिक के अंदर यह बताया जाएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। ठीक है, क्योंकि बेटा ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां पे क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे सीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें भी नहीं दिया जाता है। ओके, या फिर बेटा जी एम्स नर्सिंग हुआ, चंडीगढ़ नर्सिंग हुआ, यहां पे आपको क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं मिलते। ठीक है, इसके लिए बेटा जी हमने क्वेश्चंस को कंप्लीटली कलेक्ट करके और अपने पास से एक डाटा तैयार किया है, जहां पे हमने इतने सालों से जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम दे के आते हैं, उन सब से आते ही हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर बेटा जी, यहां से आपको इस कोर्स के थ्रू कंप्लीटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम आपको श्योरली कह सकते हैं कि आप इजीली इस कोर्स को बाई करके और बहुत अच्छे से, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कहीं बाहर जाके क्लास लेने में, ठीक है, तो बेटा जी सबसे बेस्ट है आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें आप साइन अप कीजिए एंड यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। ओके बच्चा, सो नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखिए सबसे पहले जरूरी होता है कि जो चैप्टर्स हमें इंपॉर्टेंट लगे, देखिए हमेशा क्या रूल होता है कि जो इजी लगता है पहले कर लो, जो टफ लगता है वो बाद में करो, या ये कह देते हैं जो टफ है वो पहले कर लो, इजी हम बाद में कर लेंगे। बेटा दोनों ही पैटर्न गलत है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो आप पहले करो। ठीक है, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा साइटोलॉजी में यानी कि सेल बायोलॉजी के अंदर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं सर हमें आती है। बेटा आप अब इस क्लास को करके देखिए और फिर बताइए कि आपको उसमें से कितना आता है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा है तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है बेटा, देन सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एमएनएस के अंदर। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है बेटा, अब आपसे कहा जाए सेल, तो हमने आज तक सेल के बारे में ये चीजें इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक हमने सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सेल के बारे में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग। ओके, किसी भी लिविंग की या लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेटा इसको ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, सेल को ही ऐसा क्यों कहा जाता है? सेल के अंदर भी तो ये हो सकता है ना। अब ये क्या देखिए, सेल के टुकड़े नहीं हो सकते, सेल के टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर पार्ट्स नहीं, सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट है जिन्हें आप सेल ऑर्गेनेली बोलते हो, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे पार्ट्स आपने पढ़े हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लो हम इस चीज को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो वी हैव एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा, इसको ब्रेक करके हमने ऑर्गन्स निकाले, ऑर्गन्स को ब्रेक करके हमने टिश्यूज निकाले, टिश्यू को ब्रेक करके हमने सेल निकाला, और सेल को ब्रेक करके हमने सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, अगर सुटेबल कंडीशंस हो, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कंडीशंस। ओके, ये बात याद रखना कि अगर सुटेबल कंडीशंस है, तो हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक, दिस एंड दिस, यहां से लेके यहां तक बेटा जी सब के सब लिविंग है, अगर सुटेबल कंडीशंस मिले तभी। ठीक है, तो एक अकेली सेल ऐसा है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट। ओके बच्चा, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट कौन है? आपकी सेल। रिमेंबर, स्मॉलेस्ट। ओके, इससे छोटे हैं सेल ऑर्गेनेली, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेबल नहीं है।
जब तक ये इकट्ठे हैं, एक सेल के फॉर्म में है, तो ये बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे सपोज करो बेटा, दैट इज वायरस। ठीक है बच्चा, जैसे वायरस, ये किस चीज का बना होता है? न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन कोट। ठीक है, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन कोट। ठीक है, तो ये बेटा जी इन्हीं का बना होता है। अब आप एक चीज नोटिस करके देखो, सेल को चलाने के लिए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का होना नेसेसरी होता है। ठीक है, दैट इज नेसेसरी फॉर अस। लेकिन बेटा आप ही सोचो, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड जब दोनों इकट्ठे हैं ना, तब भी ये एनवायरमेंट में सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये सेल फ्री सिस्टम में है तो ये आपका क्या है? नॉन लिविंग की तरह बिहेवियर कर रहा है बेटा। किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है? नॉन लिविंग की तरह। ठीक है, लेकिन जैसे ही एंटर्स इनटू सेल, जैसे ये हमारी सेल के अंदर करता है, तो ये क्या बन जाता है? लिविंग। मीन्स टू से ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए किसकी जरूरत है? दैट इज सेल। क्लियर है बेटा ये बात? तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट हम लोग किसे मान के चलते हैं बच्चों? सेल को मान के चलते हैं। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखो सेल तो कभी से ही एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अब अगर हम कहें कि यूनिवर्स फॉर्मेशन कब हुई, यूनिवर्स फॉर्मेशन ये कब हुई है बेटा, तो आप कहोगे 20 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, 20 बिलियन ईयर्स एगो आपके यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है डेफिनेटली। फिर ये कहता है कि अर्थ फॉर्मेशन कब हुई, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, नेक्स्ट ये कहता है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्मेशन, ठीक है, लाइफ की फॉर्मेशन सबसे पहले कब हुई? 4 बिलियन ईयर्स एगो। मीन्स टू से जब अर्थ बनी तो आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स क्या शुरू हो गई थी? फर्स्ट लाइफ फॉर्म। लेकिन बेटा याद रखना, ये लाइफ फॉर्म सिर्फ लाइफ फॉर्म थी, ये कोई सेल नहीं थी। ठीक है, इसीलिए ये लाइफ फॉर्म इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन उस वक्त की एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइफ की स्टार्टिंग स्टेजेस यही थी। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आके वर्क कर रहे थे, एंड दीज ऑल वर एक्वेटिक। ठीक है, पानी के अंदर थे तो कॉन्टेक्ट में भी इजीली एक दूसरे के पास आ जाते थे। इसके पीछे लॉजिक ये था। फिर उसके बाद बेटा ये कहता है कि जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्मेशन हुई वो हुई 2 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्मेशन अकर्ड 2 बिलियन ईयर्स एगो। इतनी बातें सबको क्लियर है बेटा? लेकिन अब उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल ये सबसे पहले किसने की थी? तो आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। दैट वाज इन 1665 एंड इट वाज अ डेड कॉर्क सेल। ये क्या थी बेटा जी? एक डेड कॉर्क सेल जो कि प्लांट से ऑब्टेन की गई थी। इज दिस ओके? ठीक है, अ डेड कॉर्क सेल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। लेकिन बेटा जी उसके बाद इसने कहा, और एक बात बताओ, ये तो 1665 में इसने डिस्कवरी की, तो आज हमें कैसे पता चला? उस वक्त तो साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, ना ही मोबाइल फोन थे कि इसने इंस्टा पे डाल दिया कि मैंने सेल की डिस्कवरी की है। सो मीन्स टू से इसने उस वक्त कोई ना कोई बुक लिखी थी जिसके अंदर सेल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसकी बुक का जो नेम था, बुक नेम वाज माइक्रोग्राफिया। बुक का नेम क्या था बेटा? माइक्रोग्राफिया, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन एक्चुअली 1665। ठीक है, तो हमें माइक्रोग्राफिया से पता चला कि ये इसको डिस्कवर कर चुका है। सो
फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे? हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? सेल बायोलॉजी के फादर कौन है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया? दैट इज रॉबर्ट हुक। ठीक है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। इज दिस डन? ठीक है बच्चों, क्या इतने में किसी को दिक्कत नहीं है ना कोई भी? ओके, तो नेक्स्ट, फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by, पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? तो इन 1674 दैट वाज एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक। ठीक है, A.V. ल्यूइनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। देखो याद रखना, फर्स्ट सेल की डिस्कवरी बेशक रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, फर्स्ट सेल की डिस्कवरी बेशक रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी आपकी ल्यूइनहॉक ने की थी। ठीक है, एंड ही ऑल्सो फॉर्म्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन की थी, उसके बाद ही सेल को डिस्कवर कर पाया था। रॉबर्ट हुक के पास भी अपना एक अलग से माइक्रोस्कोप था, लेकिन वो कॉन्वेक्स लेंसेज से हम कह नहीं सकते कि प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप था, बस एक नाम का माइक्रोस्कोप था जिसमें लेंस को एडजस्ट किया गया था। ठीक है, फिर बेटा एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की थी बेटा? आपका आंसर क्या रहेगा? ल्यूइनहॉक ने इन 1681। देखो बेटा, कुछ बातें ऐसी है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या डिस्कवरी की है। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से ईयर में डिस्कवरी की गई है, क्योंकि साइटोलॉजी का बेस इसी से बनता है। एंड मोस्टली अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं बेटा, तो इतने सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि ये बेसिक बातें बहुत सारी आती है कि किसने किसकी डिस्कवरी की और किस ईयर में डिस्कवरी की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस ईयर में ये डिस्कवरी की गई है। ओके, सो नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे ल्यूइनहॉक ने कौन सी सेल डिस्कवर की थी, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, उसके अलावा स्पर्म सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसने बहुत सारी सेल्स डिस्कवर की थी, कोई ये फिक्स नहीं कह सकता कि कौन से वाली सेल डिस्कवर की थी। ओके, कोई ऐसा फिक्स नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन बात क्या है बच्चों कि फिक्स तो नहीं कह सकते, बट अंदाजा लगाते हैं दैट वो, क्योंकि इसकी बुक में बहुत सबका जिक्र है। अगर फिर भी आपसे ये पूछा जाए फर्स्ट लिविंग सेल दैट वाज डिस्कवर्ड इज, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एल्गी। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल जो कि डिस्कवर हुई थी वो कौन सी है बेटा? एल्गी। डन। सो नाउ नेक्स्ट, अब देखो बेटा जी 1665 में आपकी फर्स्ट सेल डिस्कवर हुई, दैट वाज डेड कॉर्क सेल, लेकिन डिस्कवर तो हुई ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद 1674 का जिक्र हुआ, उसके बाद 1681 का जिक्र हुआ, फिर सालों साल तक इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की गई थी। ठीक है, फिर ईयर्स कंटिन्यू चलते रहे और इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की गई थी। सो इसके बारे में फर्दर स्टडीज कब कंटिन्यू हुई बेटा? ये कहता है कि इसके बाद डायरेक्टली 1831 में एक साइंटिस्ट आए, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है बेटा, कौन से आए साइंटिस्ट? दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने आके बच्चों, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने आके की, ही फाउंड दैट देयर इज अ हाई डेंसिटी material inside the cell। उसको इसने क्या नेम दिया? न्यूक्लियस। दैट इज नेम्ड एज सेल न्यूक्लियस। सो बच्चा, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना बेटा, आप बहुत सारे चुके हैं। जैसे अब अगर बेटा ऐसे हर चीज में ना झूठ भी नहीं होते, ठीक है,
अब अगर मैं आपसे कहूं डिस्कवरी ऑफ सेल, बेटा एमएनएस में नहीं आया लेकिन आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आर्मी जीडी में, आर्मी के अदर एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन एमएनएस में रिसेंटली कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें पता है, A to Z बच्चों को सबको पता होता है, ठीक है, चाहे कोई बिना पढ़े भी जाए तब भी उसको ये पता रहता है, क्योंकि सेल की डिस्कवरी हम लोग 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 8th 9th उसके बाद 11th, और फिर भी बीच बीच में जिक्र तो होते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आपका प्रीवियस ईयर है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और बेटा वहां पे ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1831, सी रॉबर्ट ब्राउन 1674, डी रॉबर्ट ब्राउन 1831। बेटा अगर आपको सिर्फ साइंटिस्ट का नेम याद है, डिस्कवरर का नेम याद है, तो आप बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाओगे, ठीक है। यहां पर आपके डिस्कवरर के नेम से एडजस्ट नहीं होगा, आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया और कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, ओके, क्योंकि ईयर भी बेटा जी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि डिस्कवरर का नेम। डिस्कवरर ने किस साल स्टडी की, किस साल उसने सब कुछ बताया, इन सब के बारे में यही बातें। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कर दोगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद भी बेटा जी, इसके बाद ही स्टार्टिंग हुई थी कि अब हमें आगे कैसे स्टडीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है, इसके बाद ही स्टार्टिंग हुई थी कि अब हमें आगे स्टडीज को फर्दर कंटिन्यू करना कैसे है, ओके। सो उसको करने के लिए सबसे पहले फिर आया 1838 शेल्डेन, ठीक है बेटा, और 1839 में आया शॉन। शेल्डेन ने पाया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। एक्चुअल में देखो जो सेल वर्ल्ड है, सेल वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है बेटा, सेल वर्ल्ड की हिस्ट्री भी एकदम कॉमन है, ओके। इनका कहना है कि जो सेल वर्ल्ड था ना वो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने अपनी मर्जी से दिया था। उन्होंने जब देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर डेड कॉर्क सेल को देखा था, तो उन्होंने देखो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई थी, ठीक है, दैट वाज नॉट लाइक दैट, हम जिसे बोल सकते हैं हनी कॉम्ब, ठीक है बेटा। आप अपने घर पे भी देख सकते हो, बशर्ते आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ओके। अगर माइक्रोस्कोप नहीं भी है तो हाई पावर का कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, आप सेल को देख सकते हो। आप एक कांच की स्लाइड लो, ठीक है, आप उस स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप वाटर डाल दो, ओनली सिंगल ड्रॉप, ओके, और उस वाटर के ऊपर आपके घर में भाई ऑनियंस है, प्याज, ऑनियन, आप वो लोगे, और जब दो ऑनियन की दो लेयर्स को उतारा जाता है ना, तो दो लेयर्स के बीच में ना एक बिल्कुल ट्रांस मेम्ब्रेन होते, ठीक है, जिसमें से आप आर पार देख सकते हो। क्लियर है ये बात। अब ऐसे को ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को आप लो और स्लाइड के ऊपर रख दो, क्लियर, और फिर स्लाइड को बेटा ऐसी जगह रखो जिसके नीचे से हाई पावर की लाइट आ रही हो, हाई इंटेंसिटी की, ओके। और जब आप लेंस लेके उसको जूम करके देखते हो ना बच्चा, तो उसी वक्त ये क्या कहता है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जस्ट लाइक अ हनी कॉम्ब, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ओके। तो ये बन गया आपका हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। अब उसने देखा कि ये कैसी स्ट्रक्चर्स है, रूम जैसी स्ट्रक्चर्स है ना, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। अब बेटा जी रूम को उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है सेल, क्या बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में रूम को, सेल। और वहीं जैसे जेल के कमरों को नहीं बोलते शेल, तो वहां पे शेल बोला जाता है, यहां सेल बोला जाता है, ओके। तो इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सेल वर्ड आया था।
तो उसने कहा था कि चलो भाई अब सेल कहने लग गए, तो रिमेंबर वन थिंग कि सारे के सारे प्लांट आपके किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। फिर इसने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा जी। अब एक बात याद रखना बेटा जी, ठीक है, जब भी कोई ऐसा जिक्र आ जाए ऑल, ठीक है, कि सारी की सारी चीजें ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ दिस, तो वो जिसकी बनी हुई है ना वो उसी की थ्योरी कहलाती है। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूं जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे बेटा हमारे में, उन्होंने क्या कहा था कि ऑल द मटेरियल्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ मैटर्स इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ स्मॉल अनब्रेकेबल यूनिट्स कॉल्ड एटम। तो इसको क्या कहा गया, एटॉमिक थ्योरी। हालांकि बाद में बेटा ये डिस्कार्ड हो गई थी, लेकिन एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या था, इसको डाल्टन थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं बच्चा। एटॉमिक थ्योरी का मतलब एकदम क्लियर था कि भाई आपके जितने भी मैटर्स है ऑल आर मेड अप ऑफ, all the matters are made up of atoms, okay, and that are unbreakable units। आज ये डिस्कार्डेड है, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी। ओके, सो डन बच्चा। फिर ये कहता है, तो देखो इसने कहा कि all plants are made up of cells, तो मैं ये कह सकता हूं he gave cell theory on plants। ठीक है बेटा जी, इसने क्या प्रोवाइड की थी, सेल थियरी ऑन प्लांट्स, क्लियर। और इसने क्या प्रोवाइड की थी, प्रोवाइडेड सेल थियरी ऑन एनिमल्स। तो बेटा आपके सामने दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और दोनों को मिला के क्या कहा गया, सेल थियरी ऑफ लिविंग्स। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटे ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे सेल थियरी ऑन प्लांट कब और किसने दी, आप बता दोगे बच्चा, सेल थियरी ऑन प्लांट वाज गिवन बाय, सेल थियरी ऑन एनिमल्स वाज गिवन बाय, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर किसने दी। तो उस वक्त दो ही ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा दिख रहे थे, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। माइक्रोब्स का पता चल गया था कि सिंगल सेल के ही होते हैं, ठीक है। इतना पता चलने के बाद हमारा ये हो गया कि प्लांट और एनिमल भी जब सेल के बने हैं, तो मैं इसमें आके क्या कहूं, सेल थियरी। तो क्वेश्चन आता है बेटा जी, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, सेल थियरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, ठीक है, सेल थियरी सबसे पहले किसने रखी थी। आंसर क्या रहेगा बच्चा, ये आप दोगे। ओके, सेल थियरी शेल्डन और शवान ने कब दी, 1838 और 1839 में मिला के, ठीक है, दोनों ने अलग अलग थियरीज दी थी, मिला के बाद में ये चीज कही गई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यही आता है, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियरी, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियरी, ठीक है बेटा जी। सेल थियरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, सेल थियरी में क्या कहा गया था बेटा, आपका ये आंसर रहेगा। तो आप क्या बताओगे, ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फर्स्ट पॉइंट वही बेसिक पॉइंट। दूसरा लाइफ, अब लिविंग का मतलब क्या हुआ, ऑल लिविंग का मतलब लाइफ, सो लाइफ ओनली एग्जिस्ट इन सेल्स, ठीक है, सारे के सारे लिविंग किसके बने हैं, सेल्स के। लाइफ किस में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, थर्ड पॉइंट मैं कह सकता हूं नो सेल नो लाइफ, ठीक है। लेकिन बेटा जी यहां पे इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स आए थे। अब अगर मैं कहूं ड्रॉबैक्स, तो मैं ये कहूंगा भाई फ्रॉम where do these cells appears, ये सेल्स अपीयर कहां से होती हैं, सबसे पहला ड्रॉबैक ये था, इसमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। आज हमें पता है कि एक सेल से दूसरी सेल अराइज होती है, लेकिन बेटा इसमें नहीं बताया गया था, ये उस वक्त कुछ नहीं बता पाए थे, ठीक है, कि ये सेल्स आती कहां से है, ठीक है। सो बेटा लास्ट पॉइंट आज का
1855 में हमारे एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है रुडोल्फ वर्कोव। ठीक है, कुछ बच्चे इसको वर्चो भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये डोंट मैटर, ठीक है, स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए। तो रुडोल्फ वर्कोव इन 1855, ठीक है, रुडोल्फ वर्कोव ने 1855 में एक स्टेटमेंट दी थी बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है बेटा, बेटा जी ओमनी का मतलब होता है ऑल, जो पूरे यूनिवर्स में हो। जैसे मैं कहूं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड पूरे यूनिवर्स में हर जगह, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, तो भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओमनी का मीन्स होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ओमनी सेलुला जिसका मतलब क्या हुआ, ओमनी का मतलब ऑल द सेल्स, ई सेलुला इसका मतलब क्या है, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम इट्स परी एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बेटा जी, सारी की सारी सेल्स किससे अराइज होती है, इनकी परी एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। क्या इतने पॉइंट्स आपको बेसिकली इतने पॉइंट क्लियर है बच्चों? बताओ बेटा, क्या इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट दिख रहा है? ओके, जो बच्चे इनके स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं बेटा वो ले लें। सो नाउ अब से आगे चलते हैं। इससे आगे ये कहता है मॉडर्न सेल थियरी। अब देखो बच्चा जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ये रोहतक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बेटा जी, मॉडर्न सेल थियरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, तो आंसर क्या होगा, वाज पुट फॉरवर्डेड बाय रुडोल्फ वर्कोव। ठीक है, इसने क्या किया बेटा जी, अब जरा हम लोग यहां आते हैं इस स्लाइड में। अगर मैं इसे पॉइंट्स के तौर पे ले लूं, मान लो मैंने इसे मान लिया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूं बेटा पॉइंट नंबर x। क्या मान लिया मैंने, x। तो रुडोल्फ वर्कोव ने मेरे बच्चों कोई चेंज नहीं किया, रुडोल्फ वर्कोव ने कोई और चेंज नहीं किया। इसने क्या किया, मॉडर्न सेल थियरी में पॉइंट नंबर 1 को एज इट इज रखा, मींस लिविंग किसके बने हुए हैं, सेल्स के। फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 को एज इट इज रखा, प्लस में कौन जोड़ दिया, पॉइंट नंबर x। ठीक है, तो अगर आप चारों पॉइंट्स को कंबाइन करते हो तो बनती है मॉडर्न सेल थियरी। ठीक है बच्चों, इज दिस ओके? सो आज के लिए बेटा इतना ही है हमारा। ठीक है, बाकी की फर्दर क्लासेस के लिए बेटा आप प्ले स्टोर से A1 नर्सिंग एकेडमी की A1 नर्सिंग एकेडमी, इसकी क्लासेस बेटा जरूर देख ले। ओके, इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और बेटा A1 नर्सिंग एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आप लॉगिन कीजिए। ओके, आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट एंड कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, हर टाइप से आपके प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे, क्वेश्चन पेपर सीरीज भी होंगी, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, लाइव भी होंगे और बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आएंगे। ओके, आप जैसे जिसमें सुटेबल होता है बेटा उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा तैयार किया गया है। ओके, और यहां पर बेटा इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो बच्चों थैंक यू, एंड ऐप को जरूर डाउनलोड करें। होप यू विल एंजॉय। थैंक यू बेटा।